वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आज हम जो ग्रेविटेशन का पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे ग्रहों की गति के नियम, यानी कि लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, यानी कि हम इस सेशन में लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन पढ़ने वाले हैं। तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, यानी कि ग्रहों की गति के नियम। एक बार शेयर कर दीजिए, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं कि क्या होते हैं लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ग्रहों की गति के नियम होते क्या हैं, किसने दिए थे। तो सबसे पहले एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद चलते हैं हम अपने ग्रह की गति के नियम। एक बात याद रखना, सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि एक टीचर का मोटिवेशन यहीं से मिलता है, आपके कमेंट पढ़ने से कि टीचर आपके साथ किस प्रकार की मेहनत कर रहा है, आपको टीचर का कंटेंट कैसा लग रहा है, उसके पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। तो आप एक एक कमेंट करके जरूर जाएं और सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल काव्या इंस्टीट्यूट को उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन यानी कि क्लास की जानकारी, इंफॉर्मेशन, पीडीएफ जो कुछ भी मिलता है वो सब टेलीग्राम चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर मिलता है। तो आप उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिससे सबसे पहले आपको क्लास की जानकारी प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ग्रहों की गति के नियम के बारे में। तो क्या होते हैं ग्रहों की गति के नियम। सबसे पहले देखो, पहला मुद्दा ये उठता है, पहला क्वेश्चन ये उठता है कि हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। कहने की बात है ग्रहों की गति के नियम। जब ग्रहों की गति के नियम बने थे, कोई ना कोई साइंटिस्ट ने बनाए होंगे। सबसे पहला यही क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति के नियम दिए किसने थे, यानी कि इनका निर्माण किसने किया था। बोले तो इनको उत्पन्न किसने किया था, इनके बारे में पढ़ा किसने था, और इनके बारे में लिखा किसने था। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि ये किसने दिए थे, तो लिख लेना कि ये लॉ ऑफ प्लेनेटरी जो मोशन है, यानी कि ग्रहों की गति के नियम है, वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था केपलर। यानी कि केपलर ने ये नियम दिए थे। किसने दिए थे? केपलर ने। साइंटिस्ट थे जिनका नाम था केपलर ने ये नियम दिए थे। अच्छा, दूसरी बात, केपलर ने नियम तो दिए थे, लेकिन ग्रहों की गति के नियम दिए कितने थे? लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन केपलर ने कितने बताए थे? तो केपलर ने अपने अनुसार जो लॉ ऑफ प्लेनेटरी जो मोशन दिए थे वो दिए थे तीन। कितने दिए थे? 3। याद रखना, एक एक नियम को समझाऊंगा, क्या नियम दिए थे, कैसे क्या किया था उन्होंने। तो जो ग्रहों की गति के नियम है वो किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे। किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे। कितने दिए थे? 3 दिए थे। कितने दिए थे? 3। अच्छा, सबसे पहला नियम पढ़ते हैं। इसे कहते हैं प्रथम नियम। यानी कि सबसे जो पहला नियम है उसे पढ़ते हैं हम, यानी कि प्रथम नियम। बोले तो फर्स्ट नियम को पढ़ते हैं, यानी कि फर्स्ट नियम, यानी कि फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं। किसका? केपलर का फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं कि केपलर ने ग्रहों की गति के नियम के बारे में जो प्रथम नियम दिया था वो नियम क्या था। तो सबसे पहला नियम है प्रथम नियम, बोले तो फर्स्ट लॉ। एक बात याद रखना, जो केपलर ने पहला नियम दिया था अपना, यानी कि फर्स्ट लॉ दिया था, उसको एक नाम और जाना जाता है, एक नाम से और पुकारा जाता है। वो नाम क्या है? यानी कि प्रथम नियम, यानी कि केपलर का जो प्रथम नियम है, ग्रहों की गति के बारे में जो प्रथम नियम है, उसको एक नाम से और जाना जाता है। वो नाम है कक्षीय नियम। वो नाम क्या है? कक्षीय नियम। ध्यान रखना, किसी किताबों में कोई ऐसी किताब है जिनमें कक्षीय नियम ना कह के कक्षा का नियम भी बोला गया है। जिससे कक्षा का नियम भी बोला गया है, यानी कि केपलर के ग्रहों की गति के जो प्रथम नियम दिया था उसे हम कक्षीय नियम भी कहते हैं, या फिर कक्षा का नियम भी कहते हैं। ऑर्बिटल लॉ लिखने को लिख लेना, ऑर्बिटल लॉ, यानी कि कक्षीय नियम भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर। अब केपलर ने प्रथम नियम दिया क्या था?
केपलर ने अपने प्रथम नियम के अनुसार बताया क्या था? केपलर ने अपने प्रथम नियम के अनुसार क्या बताया था? क्या उसका मत था? क्या उसका उसमें कथन था कि केपलर ने यह बताया था पहले नियम में? तो देखो, केपलर ने अपने प्रथम नियम के अनुसार यह बताया, केपलर ने अपने प्रथम नियम के अनुसार यह बताया कि सभी ग्रह बोले तो जितने भी ग्रह हैं वो एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं और वो किसकी परिक्रमा लगाते हैं? सूर्य की। किसकी लगाते हैं? सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। अरे सभी ग्रहों को छोड़ो, ग्रह में एक हमारा पृथ्वी भी आता है, एक अर्थ भी आता है। बोले तो अर्थ सूर्य का चक्कर लगाता है, यानी कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और वो पृथ्वी एक ग्रह है। क्या है? एक ग्रह है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य यह है कि केपलर ने ये बताया अपने प्रथम नियम के अनुसार कि मेरे पहले नियम के अनुसार जो सभी ग्रह हैं वो एक सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। और परिक्रमा कौन से पथ पर लगाते हैं? कौन से पथ पर लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में लगाते हैं। कैसे? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। और उस दीर्घ वृत्त के किसी एक फोकस पर क्या होगा? सूर्य उपस्थित होगा, सूर्य अंकल उपस्थित होंगे। किसी एक फोकस पे बोले तो सूर्य अंकल उपस्थित होंगे। लेकिन एक बात याद रखना, केपलर ने कभी यह नहीं बताया कि ग्रहों की गति के प्रथम नियम के अनुसार जो सभी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर तो घूमते हैं, लेकिन उनके किसी एक फोकस पे सूर्य होता है, ना कि सेंटर पे। ना कि सेंटर पे। ध्यान रखना, सेंटर पे सूर्य नहीं होता है, कभी भी सेंटर पे सूर्य नहीं हो सकता। केपलर ने कभी ये नहीं बताया था कि उसके सेंटर पे सूर्य होगा, नहीं बताया था। उसने ये बताया था कि उसके किसी एक फोकस पे सूर्य होगा, किसी एक पॉइंट पर सूर्य उपस्थित होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए उसने जो बताया था वो ये बताया था कि सबसे पहले उसने एक दीर्घ वृत्त लिया, बोले तो इसे कहते हैं इलिप्स। इसे कहते हैं इलिप्स। क्या कहते हैं? इलिप्स। हिंदी में कहते हैं दीर्घ वृत्त। क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्त। ध्यान से समझना, केपलर ने यह बताया कि सबसे पहले मैंने एक दीर्घ वृत्त लिया, बोले तो इलिप्स लिया। इलिप्स की ये जो लाइन होती है, ये वाली जो लाइन होती है वो होती है लघु अक्ष, क्या होती है? लघु अक्ष। और इलिप्स की ये वाली जो लाइन होती है वो होती है दीर्घ अक्ष। वो क्या होती है? दीर्घ अक्ष। इतना क्लियर? केपलर ने एक क्या ले लिया? एक दीर्घ वृत्त ले लिया, और दीर्घ वृत्त का ये वाली जो बीच वाली रेखा होती है वो होती है लघु अक्ष, और जो एक और ये वाली जो रेखा होती है ऊपर वाली वो होती है दीर्घ अक्ष। इतना क्लियर? देखो, ये इसका क्या है? इलिप्स का सेंटर। ये इसका क्या है? सेंटर। बोले तो सेंटर है, यानी कि केंद्र है। ये इसका क्या है? सेंटर है। इतना क्लियर? अच्छा, सेंटर से यहां तक की जो दूरी है मैं वो स्मॉल ए मान लेता हूं, यहां से यहां तक की दूरी। क्या मुझे बताइए, यहां से यहां तक की दूरी ए है तो यहां से यहां तक की पूरी दूरी कितनी होनी चाहिए? 2a होनी चाहिए कि नहीं? जब आधी दूरी ए है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 2a होगी कि नहीं होगी? यहां से और यहां तक की जो पूरी दूरी है वो कितनी होगी? 2a होगी। यहां से और यहां तक की 2a। इतना क्लियर? तो ये वाली जो दूरी होगी वो कितनी होगी? a। कितनी होगी? a होगी। अच्छा, ऐसे मैं मानता हूं यहां से जो यहां तक की दूरी है वो b है, तो यहां से यहां तक की दूरी भी b होगी, और ये जो पूरी दूरी होगी वो कितनी होगी? 2b होगी कि नहीं होगी? 2b बिल्कुल होगी। अच्छा, अब केपलर ने अपने प्रथम नियम के अनुसार क्या बताया? यानी कि केपलर ने अपने ऑर्बिटल लॉ में बताया क्या था? बोले तो कक्षीय नियम में बताया क्या था? उन्होंने बताया कि सभी ग्रह, बोले तो जितने भी ग्रह हैं वो सभी ग्रह एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा पर चक्कर लगाते हैं। बोले तो मान लो ये कोई ग्रह है, या ये जो ग्रह है वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा पर चक्कर लगाएगा। बोले तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाएगा। कैसे? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर क्या लगाएगा? चक्कर लगाएगा। लेकिन
चक्कर लगाएगा किसका? तो जितने भी ग्रह होते हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, बोले तो सन अंकल के चक्कर लगाते हैं। यानी कि पृथ्वी भी एक हमारा ग्रह है जो पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। तो कह सकते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और वो एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। वही होता है क्या? कक्षीय नियम, ऑर्बिटल लॉ या फिर प्रथम नियम। लिखने को लिख सकते हैं। मान लो एक फोकस यहां पर होगा, एक फोकस यहां पर होगा, इन दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर क्या होगा? सूर्य होगा। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो मैंने इस फोकस पर सूर्य अंकल मान लिए, बोले तो सन अंकल मान लिए। यानी कि एक फोकस पर होगा, ध्यान रखना, सेंटर पे मैं सूर्य नहीं मान सकता क्योंकि केपलर ने यह कभी बताया ही नहीं कि सेंटर पे सूर्य हो सकता, नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि केपलर के नियम के अनुसार, मेरे प्रथम नियम के अनुसार जो सूर्य होगा वो दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस पर होगा, ना कि सेंटर पे होगा। तो सेंटर पे सूर्य नहीं ले सकते हम, किसी एक फोकस पे लेंगे। इस पे ले लो या इस पे ले लो, किसी एक फोकस पे लेंगे, क्योंकि केपलर का प्रथम नियम यही कहता है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और एक दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। कैसे? दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, उसे ही हम कहते हैं ऑर्बिटल लॉ, बोले तो कक्षीय वेग यानी कि कक्षीय नियम कहते हैं या केपलर का प्रथम नियम कहते हैं। तो पहला नियम लिखना चाहो तो लिख लेना कि केपलर के प्रथम नियम के अनुसार, केपलर के कक्षीय नियम के अनुसार, कक्षीय नियम के अनुसार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसे केपलर का प्रथम नियम कहते हैं, केपलर का प्रथम नियम कहते। यानी कि केपलर का प्रथम नियम लिखना चाहो तो लिख लेना। वैसे मैंने फिगर से ही समझा दिया है कि केपलर ने बताया क्या था। केपलर ने यह बताया कि जितने भी ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, और उस दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं तो दीर्घ वृत्त के किसी एक फोकस पर सूर्य उपस्थित होगा, किसी एक फोकस पर सूर्य उपस्थित होगा। ये भी लिखना चाहो तो लिख लेना। यहां से लिखना चाहो तो लिख लेना, किसी एक फोकस पर सूर्य उपस्थित होगा, सूर्य उपस्थित होगा। इसे केपलर का प्रथम नियम कहते हैं। यानी कि केपलर ने बताया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं और उसके एक किसी फोकस पर क्या उपस्थित होगा? सूर्य होगा। उसे हम केपलर का प्रथम नियम कहते हैं। तो उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि प्रथम नियम को एक और नियम से जाना जाता है जिसे कक्षीय वेग कहते हैं, बोले तो ऑर्बिटल लॉ कहते हैं। ऑर्बिटल लॉ होता क्या है कि सभी ग्रह, जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कौन से पथ में लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार पथ में लगाते हैं और उसके एक किसी फोकस पर क्या होगा? सूर्य होगा। वही क्या है? प्रथम नियम है। किसका? केपलर का। किसके बारे में? मोशन यानी कि लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन के बारे में। क्लियर हुआ? नोट हुआ? अगले नियम पे चलते हैं। अब पढ़ेंगे सेकंड नियम, बोले तो लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन का सेकंड नियम, केपलर का द्वितीय नियम। क्या? केपलर का द्वितीय नियम। इतना क्लियर? इरेज करूं? अब देखना,
अब देखो सेकंड लॉ, सेकंड लॉ बोले तो द्वितीय नियम क्या था, बोले तो द्वितीय नियम था। केपलर के ग्रहों की गति के नियम का द्वितीय नियम क्या था, सेकंड लॉ क्या था, ग्रहों की गति के नियम का सेकंड लॉ क्या था। अब देखना ध्यान से समझना, सेकंड लॉ क्या था यानी कि द्वितीय नियम क्या था। सबसे पहले एक दीर्घवृत्त लिया, सबसे पहले एक दीर्घवृत्त लिया, ठीक है। दीर्घवृत्त की जो ये वाली लाइन होती है वो लघु अक्ष होती है, ये वाली लाइन क्या होती है, दीर्घ अक्ष होती है, ये वाली लाइन दीर्घ अक्ष होती है। अच्छा, ये इसका सेंटर होता है सी, ये इसका क्या होता है, सेंटर होता है सी। अब देखना, अब बात ध्यान से समझना, सेकंड लॉ कहता क्या है, सेकंड लॉ कहता क्या है। यहां से यहां तक की दूरी ए मानी थी हमने, तो यहां से यहां तक की दूरी ए होगी, ये जो पूरी दूरी है वो 2a होगी, होगी कि नहीं होगी। यहां से यहां तक की जो दूरी मानी थी वो b मानी थी, कितनी मानी थी, b, तो ये भी b होगी, पूरी दूरी कितनी हो जाएगी 2b, पूरी दूरी कितनी हो जाएगी 2b। इतना क्लियर। अब देखो इसके किसी एक फोकस पर क्या उपस्थित होता है, सूर्य। क्या उपस्थित होता है, सूर्य। किसी एक फोकस पर क्या उपस्थित होता है, सूर्य। मान लो इस फोकस पर हमारा सूर्य है, इस फोकस पर क्या है, सूर्य अंकल है, बोले तो सन अंकल है, बोले तो सन अंकल है, ठीक है। केपलर ने अपने द्वितीय नियम के अनुसार यह बताया कि केपलर ने बताया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और ये भी बात सही है कि दीर्घ वृत्ताकार पथ में लगाते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन ये तो उन्होंने बताया था प्रथम नियम में, बोले तो कक्षीय नियम में बताया था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार पथ में लगाते हैं, उनके किसी एक फोकस पर क्या होगा, सूर्य होगा। क्या होगा, सूर्य होगा। लेकिन सेकंड नियम में उन्होंने इतना खास क्या बताया था, सेकंड नियम में उन्होंने बताया कि जो सभी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगाते हैं, लेकिन समान समय अंतराल में समान एरिया कवर करते हैं। बोले तो समान समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित एरिया कवर करते हैं, बोले तो समान समय अंतराल में समान एरिया कवर करते हैं। कैसे, उन्होंने बताया सेकंड नियम में जो बताया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में लगाते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन उन्होंने एक खास बात बताई कि समान समय अंतराल में समान एरिया कवर करते हैं, समान समय अंतराल में समान एरिया कवर करते हैं। बस यही खास बात बताई थी उन्होंने सेकंड नियम में। क्या बताया था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में लगाते हैं, लेकिन वो जो ग्रह होते हैं वो एक समान समय अंतराल में समान एरिया कवर करते हैं, समान समय अंतराल में समान एरिया कवर करते हैं। इतना क्लियर। नियम लिखना चाहो तो लिख लेना, देखो नियम लिखना चाहो तो लिख लेना, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं तो वह समान समय अंतराल में समान एरिया कवर करता है, समान क्षेत्रफल तय करता है। बस यही बात बताई थी कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार पथ में लगाते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन एक बात खास बताई थी, वो क्या थी, समान समय अंतराल में समान एरिया कवर करेंगे। कैसे, देखो कैसे। मान लो फॉर दिस एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो एक ग्रह यहाँ पे है, एक ग्रह यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे उसने एक महीने में चक्कर लगाया, यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया, कितने मंथ में, एक महीने में, यानी कि 1 मंथ में। टाइम पीरियड कितना है, 1 मंथ, यानी कि एक महीने में यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया ये ग्रह। चक्कर लगाया, दीर्घ वृत्ताकार में लगाया, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा, एक महीने में यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया। इतना क्लियर।
अब मैं यहाँ पे इसका ये देख सकता हूं कि इसने एरिया कितना कवर किया। बोले तो क्षेत्रफल कितना घेरा, यानी कि क्षेत्रफल इसका कितना घेरा है। तो देखो सूर्य से देखेंगे हम इसका क्षेत्रफल कितना घेरा है। तो देखो यहां से इसको लाइन को मिलाए हुए ये पहुंची और यहां से इस लाइन को मिलाए हुए तो ये जो पहुंची, यानी कि इसने जो क्षेत्रफल यानी कि एरिया जो कवर किया वो इतना कवर किया। कितना? इतना कवर किया। 1 मंथ में एरिया कितना कवर किया? इतना कवर किया। यानी कि सूर्य ये जो ग्रह था उसने 1 महीने में यहां से यहां तक पहुंचा, एरिया कितना कवर किया? इतना कवर किया। अब अगले 1 महीने में चक्कर लगाएगा तो एरिया इसके ही बराबर आना चाहिए। एरिया इसके बराबर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ यानी कि केपलर ने सेकंड लॉ में यही बताया है कि समान समय अंतराल में समान एरिया कवर होना चाहिए। 1 महीने में उसने इतना एरिया कवर किया है तो अगले 1 महीने में भी इतना ही आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। मान लो अगले महीने में वो यहां से यहां पे पहुंचे। अगले महीने में वो यहां से यहां पे पहुंच गया। 1 महीने में यहां से यहां पे पहुंच गया। अब देखो यहां से उसने जो क्षेत्रफल तय किया वो भी इतना ही तय किया। इतना ही, ये थोड़ा लंबे में ये किसमें चौड़ाई में, तो उसने भी यहाँ पर जो एरिया कवर किया वो इतना ही किया। किसमें? 1 मंथ में। किसमें? 1 मंथ में। चलो यहाँ पर भी बराबर कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बताइए मुझे, जब ये ग्रह गति करते करते यानी कि चक्कर लगाते लगाते जब सूर्य के पास आ जाएगा, कहने का मतलब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसने 1 महीने में चक्कर लगाया तो वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। क्या मुझे बताइए यहाँ का और यहाँ का एरिया उतना ही है जो उसने पहले किया था? जो उसने पहले 1 महीने में तय किया था, क्या यहाँ पे है? नहीं है, नहीं है। केपलर ने ये बताया मेरा नियम गलत नहीं है, मेरा नियम गलत नहीं है, मेरी बात गलत नहीं है कि जो ग्रह होता है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और समान समय अंतराल में समान एरिया कवर करता है। लेकिन तुम जो सूर्य के पास आ रहे हो वहां पे क्षेत्रफल कम कवर हो रहा है। क्यों? मेरा नियम गलत नहीं है। केपलर ने बताया मेरा नियम गलत नहीं है, ना मेरा कोई कथन गलत है, ना मेरी कोई बात गलत है। क्योंकि यहाँ पे एक शर्त लागू होती है कि जब भी ग्रह सूर्य के पास आएगा तो उसकी चाल, उसकी स्पीड अधिक हो जाती है। उसकी स्पीड अधिक हो जाती है और जैसे ही वो ग्रह सूर्य से दूर जाएगा उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। उसकी स्पीड कैसी हो जाती है? स्लो हो जाती है। तो ये सूर्य के पास आया, उसकी जो स्पीड होगी एकदम से बढ़ जाएगी, बोले तो अधिक हो जाएगी। तो यहाँ से 1 मंथ में अब जो कवर एरिया करेगा, यहाँ से स्पीड बढ़ जाएगी तो मान लो यहाँ पे पहुंच जाएगी। अब जो एरिया देखोगे तुम, अब जो एरिया देखोगे उसी के बराबर आ जाएगा जितना पहले था। जितना पहले तय किया 1 महीने में उतना ही यहाँ पे तय करेगा, क्योंकि सूर्य के पास जो इसकी चाल होगी वो बढ़ जाएगी, बोले तो अधिक हो जाएगी। लेकिन केपलर का नियम गलत नहीं था। यहाँ पे उसने ये कथन बोला था कि सूर्य के पास जब ग्रह आ जाएगा तो उसकी चाल बढ़ जाएगी, उसकी चाल बढ़ जाएगी और सूर्य से जैसे ही दूर पहुंच जाएगा तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बोले तो स्लो हो जाएगी। तो उसका नियम गलत नहीं था, उसका नियम बिल्कुल सही था। लेकिन उसका एक कथन था, बोले तो उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि जब निकले ना नोट, जब ग्रह सूर्य के पास आएगा तो ग्रह की चाल अधिकतम होगी। सेकंड बात, जब ग्रह सूर्य से दूर जाएगा तो ग्रह की चाल कम होगी। ये उसने बात पहले ही बोली थी कि जो ग्रह है वो सूर्य से जब दूर जाएगा तो चाल कम हो जाएगी, पास आ जाएगा तो चाल अधिक हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको सेकंड लॉ समझ में आ गया होगा। था क्या कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। लेकिन एक जो बात बोली थी वो बोली थी उसने कि समान समय अंतराल में समान एरिया कवर करेगा, समान समय अंतराल में समान एरिया कवर करेगा। बस यही बात बताई थी सेकंड लॉ में। एक बात और नोट निकले ना यहाँ पे कि जो सेकंड लॉ
बोले तो जो केपलर के नियम है, केपलर के नियम में कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम नियत रहता है। जो केपलर का जो नियम है वो क्या रहता है, नियत रहता है। ये बापू क्वेश्चन है, बोले तो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। केपलर के नियम में क्या नियत रहता है, कोणीय संवेग रहता है, एंगुलर मोमेंटम रहता है, जिसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। एल बराबर होता है एमबीआर। ये हमेशा केपलर के नियम में क्या रहता है, नियत रहता है। चाहे वो प्रथम नियम हो, चाहे वो सेकंड नियम हो, चाहे वो थर्ड नियम हो, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब बात करते हैं थर्ड नियम की। तो थर्ड नियम को देखेंगे, थर्ड नियम क्या था। तो इतना नोट हो गया होगा, उम्मीद करता हूं आपको नोट हो गया होगा। नोट करिए, फिर इसको मैं हटाता हूं, फिर आपको थर्ड नियम को समझाता हूं कि थर्ड नियम क्या था। तो देखो, सबसे पहले नोट कीजिए, नोट करो इतना। नोट हुआ? अब देखो, थर्ड लॉ। अब कौन सा पढ़ेंगे, थर्ड लॉ पढ़ेंगे। थर्ड लॉ क्या होता है, देखो, थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ क्या होता है। केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर ने अपने थर्ड लॉ के अनुसार बताया क्या था। तो सबसे पहले उसने पहला वही जो करते आते हैं, यानी कि उसने सबसे पहले एक दीर्घ वृत्त लिया था। क्या लिया था, एक दीर्घ वृत्त लिया था। और दीर्घ वृत्त की जो ये वाली रेखा होती है वो क्या होती है, लघु अक्ष, और ये वाली जो रेखा होती है वो दीर्घ अक्ष। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए मानी थी, और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी ए होगी। ये जो पूरी दूरी होगी वो कितनी होगी, 2a होगी। कितनी होगी, 2a। ये इसका सेंटर होता है, अब देखो, उसने बताया अपने तीसरे नियम के अनुसार, केपलर ने अपने तृतीय नियम के अनुसार यह बताया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एक बात याद रखना, तृतीय नियम को एक नियम से और जाना जाता है जिसे कहते हैं आवर्तकाल का नियम। आवर्तकाल का नियम, इसे इस नियम से भी पुकारा जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। यदि आवर्तकाल का नियम बोल दे, केपलर का आवर्तकाल का नियम क्या था, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। बोले तो इसको समझना पड़ेगा। तृतीय नियम ना कह के आवर्तकाल का नियम भी कह सकता है। तो सबसे पहले समझो कि उसने नियम दिया क्या था। उसने दिया था कि कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा। ये दो फोकस है, इस फोकस पर सूर्य होगा, इस फोकस पर सूर्य होगा कि नहीं होगा। अब देखो, उसने ये बताया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर तो लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार चक्कर में लगाते हैं, ये भी बात सही है। और ये भी बात सही है कि जो चक्कर लगाते हैं समान समय अंतराल में समान एरिया कवर करता है, ये भी बात सही है। लेकिन बात ये भी सही है कि जब ग्रह सूर्य के पास आ जाता है तो चाल अधिकतम हो जाती है, सूर्य से दूर जाता है तो चाल न्यूनतम हो जाती है, ये भी बात सही है। लेकिन अब उसने तीसरे नियम के अनुसार ऐसी खास क्या बात बता दी कि उसे तीसरा नियम बनाना पड़ गया। तो उसने जो तीसरा नियम था उसने ये बताया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन चक्कर लगाने में जो समय लगता है, बोले तो जो टाइम पीरियड होता है, वो उसके वर्ग और उसके जो बीच की दूरी है, ये वाली जो दूरी है, इसकी दूरी के घन के क्यू के समानुपाती होता है। ये नियम था उसका तीसरा, यानी कि आवर्तकाल का वर्ग और उसकी दूरी के घन के क्यू के, यानी कि बोले तो क्यू के समानुपाती होता है। वही उसका क्या था, तृतीय नियम था। बोले तो आवर्तकाल का नियम था। अगर यहां से तुम्हें मान लो फॉर दिस एग्जाम्पल के लिए ये एक दीर्घ वृत्त है और यहां से इसका सेंटर है, ये दूरी 4 है, ये दूरी 4 है। अब पूछ ले कि टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, आवर्तकाल कितना होगा। तो टी स्क्वायर बराबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बोले तो सॉरी, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए क्यू होता है। ए क्या है, दूरी, टी स्क्वायर
ये कितना है 4, ये 4, ये 4, तो कितना 4, यानी कि 4 का क्यूब कितना हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर इनवर्स टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल 4 का क्यूब 64, कितना 64 हो गया। अब इसका जो अंडर निकालेंगे वो अंडर चढ़ जाएगा और कितना निकलेगा 8, कितना निकलेगा 8, कितना निकलेगा 8। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले थर्ड लॉ होता क्या है कि आवर्तकाल का वर्ग और उसके बीच की दूरी क्यू के समानुपाती होता है, उसकी बीच की दूरी क्यू के समानुपाती होता है। यही केपलर का तृतीय नियम होता है। सबसे पहले देखो केपलर ने प्रथम नियम क्या दिया था, केपलर ने प्रथम नियम दिया था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, एक दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं, एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर लगाते हैं, उनके किसी एक फोकस पर क्या होता है सूर्य होता है। यह था प्रथम नियम। प्रथम नियम को हम कक्षीय नियम भी कहते हैं। सेकंड नियम क्या था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों चक्कर तो लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार पथ में लगाते हैं, लेकिन समान समय अंतराल में समान एरिया कवर करता है। ये इसका सेकंड लॉ था। और उसकी एक उपस्थिति यानी कि कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी कि जब ग्रह सूर्य के पास आ जाता है तो चाल अधिकतम, जब ग्रह सूर्य से दूर चला जाता है तो चाल न्यूनतम होती है। और जो केपलर के जो तीनों नियम हैं उसमें कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है नियत रहता है, बोले तो कांस्टेंट रहता है। और जो तृतीय नियम क्या है उसके आवर्तकाल का वर्ग और बीच की दूरी क्योंकि क्या होता है समानुपाती होता है। यही होता है केपलर के तीनों नियम। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल जो इसका बचा हुआ पार्ट है उसको फिनिश कर देंगे। अभी इसमें गुरुत्वीय विभव बचा है, कक्षीय वेग बचा है, अभी काफी अच्छे टॉपिक बचे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।